हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपना 17 वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर जो रहेगा वो प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं हैं कि प्राचीन टाइम पीरियड में जो हिस्टोरियोग्राफी की जो लिखने की जो परंपराएं थी उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती थी, इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो लेक्चर लंबा ज़रूर है लेकिन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लेक्चर को एंडिंग तक देखें और साथ ही साथ मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक वीडियो लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और जो क्वेरी है वो बताएं। साथ में मुझे फीडबैक दें कि किस प्रकार की वीडियो लेक्चर में कमियां हैं और कौन कौन सा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो ये वीडियो लेक्चर क्या है, हमारे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में एमए प्रीवियस में इतिहास लेखन एक सब्जेक्ट चलता है उसके लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और MHI 03 इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स चलता है, हिस्टोरियोग्राफी नामक एक पेपर होता है, उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस किस के बारे में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो इतिहास लिखा जाता था उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती थी। पुराने टाइम में जो वेद लिखे गए थे, महाकाव्य लिखे गए थे, पुराण लिखे गए थे, उन सब की क्या इम्पोर्टेंस होती थी। पुरानी टाइम में क्या है, जो वंशावलियाँ लिखी जाती थी राजा महाराजाओं की, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती थी, वो क्या रोल प्ले करती थी। और साथ ही साथ जो राज्यसभाएं होती थी और वहाँ पर क्या जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी, प्रशस्तियाँ मीन्स किसी राजा के बारे में किस उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसके बारे में जो विवरण दिया जाता था वो प्रशस्तियाँ कहलाती थी। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा फेमस है कि जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे एंशियंट टाइम पीरियड में। और इसमें जो राज्यसभा की परंपराएं होती थी, जो चरित्र लिखे जाते थे, उनकी भी बहुत बड़ा रोल होता था। फॉर एग्जाम्पल जो हरिश्चरित्र और अदर चरित्र भी थे। और जो हमारे कवि इतिहासकार हुए हैं कलन, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी प्राचीन काल में, तो वो क्या है, प्राचीन भारत का जो इतिहास लेखन है उसमें क्या इम्पोर्टेंस रखती है। और साथ ही साथ इतिहास लेखन की जो लिखने की अन्य परंपराएं कौन कौन सी रही और तिथि निर्धारण पद्धतियों का क्या इम्पोर्टेंस होती थी, इन सब के बारे में हम फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर क्या है, हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथ ही साथ इम्पोर्टेंट होने की वजह से आप लोगों का एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो अब हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। इतिहास अतीत का अध्ययन है, लेकिन इतिहास लेखन की प्राचीन परंपराओं को समझने के लिए शायद यह याद करना उपयोगी होगा कि इतिहास की परिभाषाएं समय के साथ बदलती रही हैं। आज इतिहास का हमारी समझ के दायरे में काफ़ी विस्तार हुआ है। इतिहास को अब केवल राजा महाराजाओं का ही इतिवृत्त नहीं समझते, इसकी बजाय इतिहासकार पर्यावरण के इतिहास की पुनर्कल्पना करने के प्रयासों में स्त्री पुरुष संबंधों, सामाजिक श्रेणियों और उन वर्गों के इतिहास में रुचि लेते हैं जो हाशिए पर थे, अधीन थे और यहाँ तक कि उपेक्षित और नगण्य थे। इतिहासकार विभिन्न प्रक्रियाओं और उन क्षेत्रों में भी रुचि लेते थे जो दायरे के बाहर माने गए हैं। तो क्या है, पुराने टाइम में क्या है, जो बीता हुआ पास्ट का जो अध्ययन था वही क्या है, इतिहास कहलाता था। लेकिन समय के साथ आजकल इतिहास की जो व्याख्याएं हैं, वो परिभाषाएं, डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं, क्योंकि पुराने टाइम में सिर्फ राजा महाराजाओं का ही इतिहास लिखा जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, कुछ ऐसी परिकल्पनाएं की जाती हैं पर्यावरण को लेकर। उस टाइम में जो
स्त्री पुरुष थे, उनके किस प्रकार के संबंध थे उस टाइम में, जो किस प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी, कि किस प्रकार की लोग काम करते थे उस टाइम में। जो इतिहास क्या है इग्नोर कर दिया गया था, उसको आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और उसमें क्या है हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन रचनाओं में से कई रचनाएं शासक वर्ग के उपयोग के लिए प्राय शिक्षित लोगों जैसे ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई थी। वह नई आकांक्षाओं उम्मीदवारों द्वारा दावों के वैध ठहराने और प्रमाणित करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। इन रचनाओं का उद्देश्य अधिक प्रतिष्ठित शासकों के दावों को सुदृढ़ करना भी था। इस प्रकार लेखकों और संरक्षकों दोनों की चिंताएं कुछ कुछ संकीर्ण दिखती हैं। इन गाथाओं में सामान्य औरतों और आदमियों सहित आबादी के एक विशाल वर्ग का उल्लेख बहुत बहुत कम है और एकदम नहीं है। तो पुराने टाइम में क्या है इतिहास लेखन किया जाता था, जो रचनाएं लिखी जाती थी वो क्या है शिक्षित वर्ग द्वारा ही लिखी जाती थी। जो उस टाइम ब्राह्मण लोग होते थे उन्हीं को ही क्या है लिखने पढ़ने का उच्च वर्ग का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या है उस टाइम का जो दबा कुचला इतिहास था उसको क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट वे में लिया जाता है और उनके बारे में इतिहास लिखने में इंटरेस्ट दिखाया जाता है। शुरू में औपनिवेशिक संदर्भ में विश्लेषण की आधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए इन रचनाओं को छानबीन करने के उद्देश्य से सामने रखा गया है। उन रचनाओं को जिनका अभिप्राय इतिहास अक्षरशः ज़्यादा जैसा वह था और पुराण प्राचीन से था, उनकी तुलना रोम और यूनान में लिखे गए इतिहासों से की गई और उन्हें अपूर्ण पाया गया। ये रचनाएं स्थानिक और कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजी के संदर्भ में विशेष रूप से अपूर्ण पाई गई, जिसे किसी भी ऐतिहासिक रचना की न्यूनतम आवश्यकता समझा जाता है, तथा इस बात पर स्पष्ट रूप से और अक्सर स्पष्ट बहस छिड़ जाती है कि प्राचीन भारत और उनके वंशज उनकी पश्चिमी प्रतिस्थानियों से बौद्धिकता में पीछे थे। तो क्या है हमारे जो शुरू में जो कॉलोनियल्स लोग थे या औपनिवेशिक उनके रेफरेंस से देखे उन्होंने क्या है हमारे इतिहास को एनालाइज किया आधुनिक प्रणाली में। तो उन्होंने छानबीन की और उन्होंने पाया उन्होंने क्या है हमारे जो इंडियन का जो हिस्टोरियोग्राफी थी उसकी तुलना किससे की गई, रोम और यूनान का जो इतिहास लेखन था उससे की गई और उन्होंने पाया कि यहाँ का जो इतिहास लेखन है वो रोम और यूनान की तुलना में क्या है अपूर्ण है। यहाँ की रचनाओं में क्या है जो स्थानिक और जो क्रोनोलॉजी का अभाव पाया जाता है। जो ये घटनाएं वो एक क्रमवार नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जो क्या है प्राचीन भारत में जो इतिहास लिखा गया था वो क्या है हमारे वंशजों का साथ में ही जो प्रतिस्थानियों से बौद्धिकता में पीछे था। मतलब रोम और यूनान की तुलना में हमारा इतिहास क्या है जो औपनिवेशिक लोग हैं उन्होंने पिछड़ा हुआ बताया है। इन प्रतिक्रियाओं का भी आलोचनात्मक परीक्षण हुआ और उन पर सवाल उठाए गए। ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन पाठों और परंपराओं के विशिष्ट उदाहरणों का विश्लेषण करते समय इन संदर्भों और परिप्रेक्ष्यों का ध्यान रखना उपयोगी होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है प्रारंभिक इतिहास वैदिक दान स्तुतियाँ। तो प्रारंभिक इतिहास लिखा गया था उस टाइम में जो वैदिक मीन्स जो वेद लिखे गए थे। हमारे वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो उनके बारे में जो दान स्तुतियाँ मीन्स जो लोगों ने दान दिया गया था उनके बारे में स्तुतियाँ मीन्स जो वर्णन किया गया है वो प्रारंभिक इतिहास में इंक्लूड होता है। यदि हम इतिहास वर्तों को उन घटनाओं को दर्ज करना समझे जो उन्हें कालानुक्रम अनुसार रचना वालों के लिए महत्वपूर्ण थी, तो इनमें से कुछ प्रारंभिक उदाहरण ऋग्वेद से हैं जो क्या है दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। इनमें श्लोक हैं जिन्हें दान स्तुति कहा गया है, मतलब दान की प्रशंसा में गाए जाने वाले श्लोक। यह स्तुतियाँ दान ग्रहण करने वालों ने लिखी थी जो पुजारी थे और इनमें प्राय दाता के नाम का
उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए ये श्लोक ऋग्वेद या अष्टम मंडल से दूसरे स्रोत से लिया गया है। तो प्राचीन काल में जो वेद लिखे गए थे वो क्या है, वेदों को श्रुति भी कहा गया है, क्योंकि वो एक दूसरे से सुने सुनाए होते थे। क्योंकि प्राचीन काल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, वो ओरली रूप से ही ट्रांसफ़र होते रहते थे और बाद में जाकर इनको क्या है कंप्राइज किया गया, इनको एक वेद का रूप दिया गया। तो क्या है, उस टाइम में जिन लोगों ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणाएं दी तो उनकी प्रशंसा में जो गीत गाए जाते थे उनको क्या है यहाँ पर एक श्लोक के रूप में लिखकर ऋग्वेद को कंबाइंड किया गया। तो उसमें से एक एग्जाम्पल दिया गया अष्टम मंडल का। यदु का पुत्र जो अनेक मवेशियों से समृद्ध है, बहुमूल्य संपत्ति का दान करने में दक्ष है। असंग के पुत्र स्वंद्रथ को हर प्रकार का सुख और आनंद मिले। लायोग के पुत्र असंग ने औरों से बढ़कर 10,000 गौवें दान की। मेरे पास उनके 10 बैल हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो यदु का पुत्र है उसके पास मवेशियों से संबंध है। तो पुराने टाइम में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ क्यों होती थी, क्योंकि पशुओं को लेकर होते थे। क्योंकि जो ऋग्वेदिक पीरियड या वैदिक टाइम का जो पीरियड है उस टाइम पशुपालन सबसे मुख्य व्यवसाय था। तो लोग क्या है पशुओं को लेकर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे। तो क्या है यहाँ पर मवेशियों को सबसे बहुमूल्य संपत्ति माना गया है। तो उनका वर्णन यहाँ पर गायों का दान देने का वर्णन किया गया है। जैसा कि इस उदाहरण में हमने देखा, पाने वाला प्राप्त दान के लिए आभार प्रकट करता है और दाता के लिए कल्याण की प्रार्थना करता है। इसी प्रकार के आभार या घोषणाएं प्रमुख अनुष्ठानों जैसे अश्वमेध आदि के अंग हुआ करते थे। अनुष्ठान के रूप में या गाय अश्व को एक वर्ष के लिए भ्रमण करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। इस दौरान एक ब्राह्मण पुजारी हर सुबह संरक्षण के रूप में मतलब उसके प्रोटेक्शन के रूप में उदारता की प्रशंसा के लिए गीत गाता था। जो हर शाम एक क्षत्रिय उसकी सूरवीरता के कारनामों की प्रशस्ति गीत गाता था। प्रशस्ति मीन्स उसकी तारीफ में। संभव है कि कई कथाएं जो बाद में पुराणों और महाकाव्यों में संकलित की गई। तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मवेशियों का दिया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वैदिक टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो मेन ऑक्यूपेशन या मुख्य व्यवसाय धंधा क्या था, पशुपालन था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पशुओं पर जोर दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि जो लोग दान देते थे उनका आभार प्रकट किया जाता था। आज के टाइम में भी यही होता है। तो क्या है, उनके कल्याण उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी और धीरे धीरे प्रार्थनाएं क्या है एक वेदों के रूप में या महाकाव्यों या पुराणों में लिखी गई। यज्ञ अनुष्ठान होते थे। उनमें से एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। तो राजा का घोड़ा होता था, उसको क्या है भ्रमण के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और क्या है एक वर्ष के लिए, और कोई राजा उसको रोक देता था तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर कोई राजा उस घोड़े को नहीं रोकता था तो उस राजा का उस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता था। तो उस राजा को क्या है उस जगह पर विजय करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। तो क्या है, जो पुजारी लोग होते थे, पुरोहित लोग होते थे, तो राजा की तारीफ में जो गीत गाते थे, स्तुति गान करते थे, वो धीरे धीरे क्या है पुराणों और महाकाव्यों में संकलित की गई। सेकेंडली है क्या महाकाव्य ऐतिहासिक विवरण है। तो प्रारंभिक तौर पर महाभारत को इतिहास और रामायण को महाकाव्य माना गया है। तो हमारे दो मुख्य एपिक्स कौन कौन से हैं, तो महाभारत और रामायण है। तो पारंपरिक तौर पर देखें, ट्रेडिशनली रूप से जो चला आ रहा है कि महाभारत को इतिहास माना जाता है और रामायण को क्या माना जाता है, एक महाकाव्य माना जाता है। इनमें से प्रत्येक का एक लंबा और जटिल इतिहास है अपना अपना। महाकाव्यों की कथाओं के साथ पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों में मिल सकते हैं, लेकिन पाठ के रूप में काफ़ी बाद में चौथी पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए। तो जो क्या है महाकाव्यों में जो श्लोक मिलते हैं हमें, उनके बारे में जो विवरण मिलता है, तो पहले क्या है वो सारबद्ध रूप से नहीं लिखे गए थे। ये जाकर चौथी पाँचवीं शताब्दी में क्या है
एक महाकाव्य या ग्रंथ के रूप में इनको सारबद्ध रूप से लिखा गया। कई शताब्दियों में इनके परिवर्तन कई सदियों से इनमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। उत्तरवर्ती वैदिक काल में कुरुओं और पांचालों का जिक्र सामान्यतः किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कुरुओं का इतिहास, जो कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, और पांचालों का इतिहास का जिक्र सामान्यतः किया गया है। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध। महाकाव्य में उल्लिखित विशिष्ट पात्रों के संदर्भ में वैदिक साहित्य में अपेक्षाकृत अपर्याप्त है, जबकि ये दोनों वंशावलियाँ महाभारत में भी बहुत महत्वपूर्ण थी। रामायण के कौशल और विदेह जैसे घटना स्थल और भी कम है, और एक बार फिर महाकाव्य के प्रमुख पात्र उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में ही शायद मिलते हैं। पुरातात्विक उत्खनन और पर्यवेक्षण यह संकेत देते हैं कि महाभारत से जुड़े स्थल थे, जैसे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, और रामायण से संबंध स्थल अयोध्या इस काल में छोटी प्राक नगरीय बस्तियां थीं। तो जो महाभारत और रामायण से रिलेटेड जितने भी जो क्षेत्र जुड़े हुए थे वो क्या है, पुरातात्विक उत्खनन, जो आर्कोलॉजिस्ट लोग होते हैं, जो खुदाई में मिले जो अवशेष हैं, उनसे पता चलता है कि क्या है, जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का वर्णन किसमें महाभारत में किया गया और रामायण में अयोध्या क्षेत्र का वर्णन किया गया, वो क्या है, प्राक नगरीय बस्तियां थी। प्राक मीन्स पहले से बसी हुई नगरीय बस्तियां थी। महाकाव्यों में चित्रित घटनाओं की यथातथ्य ऐतिहासिक प्रमाणित करना असंभव है, फिर भी पाठों का उनमें प्रयुक्त शैली के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सकता है और किया भी गया है। महाभारत में चंद्रवंशीय तो रामायण में सूर्यवंशीय वंशावलियों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में जो करैक्टर हैं उनको क्या है, चंद्रवंशीय बताया गया है उन लोगों को, और रामायण के जो लोग हैं उनको सूर्यवंशी बताया गया है। तो ये दोनों के अपने अपने वंश बताए गए हैं। तो महाभारत के जो कौरव पांडव थे उनको चंद्रवंशीय कहा गया, रामायण में राम लक्ष्मण उनके भाई हैं वो सूर्यवंशी माने गए। प्रारंभिक मध्यकाल 7वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ शासक परिवारों की पीढ़ियां इन्हीं वंशावलियों से हैं। यह वंशावलियों वास्तविक नहीं भी हो सकती, लेकिन सामाजिक राजनीतिक जो प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के कारण ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो हमने देखा कि हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास लेखन को जानने के लिए वंशावलियों का क्या है, इतिहास लेखन में बहुत बड़ा महत्व है। पौराणिक वंशावलियाँ और वह क्या दर्शाती हैं, तो पहली सहस्त्राब्दी ईसा के मध्य तक पुराण नाम अन्य प्रकार का साहित्य लिखा गया था। महाकाव्यों की तरह पुराण भी प्राचीन है, जैसा कि महाभारत के उदाहरण में सूत कहलाने वाले एक सामाजिक समूह ने पुराणों में शामिल किए गए कुछ विवरणों की रचनाएं की, संकलन और प्रसार में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर सूत लोगों को चारण माना जाता था। तो प्राचीन काल में जो रचना लिखने के काम करते थे राजा महाराजाओं के यहाँ क्या है, उनका इतिहास लेखन का काम चारण भाट लोग करते थे, तो उनको क्या है, सूत कहा गया है। प्रारंभिक शासन में वे इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें उत्तरवर्ती वैदिक पाठों में राजा के मुख्य समर्थकों या रत्नों की श्रेणी में गिना जाता था। तो ये जो चारण लोग थे उन्हें क्या है, जो राजा के रत्नों में से मुख्य श्रेणी में गिना जाता था, मतलब एक राजा के एक इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के रूप में गिना जाता था। वे राजा के हरकारों की तरह काम करते थे। युद्ध में ये लोग साथ रहते थे। उस टाइम क्या है, उन राजा महाराजाओं की विजय गाथाएं लिखने का काम कौन करते थे, चारण लोग करते थे, उन्हें सुनाते भी थे। हालांकि मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में सूत निम्न हैसियत के लोग माने जाते थे। जो क्या है, मनुस्मृति लिखा गया है, जो सबसे पुराना हमारी जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। वो धर्मशास्त्रों में क्या है, जो सूत लोग हैं उनको क्या है, निम्न जाति का माना गया है। इससे यह पता चलता है कि समाज में कुछ लोग शायद ब्राह्मण राजा के निकट रहने या राजकीय गाथाओं के वाहक बनने के लिए सूतों के दावों के विरोध में थे। और जब महाकाव्य और पुराण अंततः लिखे गए तो सूतों की बजाय ब्राह्मणों को उनका रचयिता माना गया।
तो वास्तविक जो रचनाएं थी वो तो चारण या सूत लोगों ने की, लेकिन वो निम्न जाति के होने के कारण, ज़्यादा राजा के ज़्यादा निकट संबंधी होने के कारण ब्राह्मण लोगों को प्राचीन काल में उच्च स्थान था। तो इस कारण से जब पूर्ण रूप से जो महाभारत या महाकाव्य थे, पुराण थे, उनका संकलन किया गया, उनको पूर्ण रूप से रचा गया, तो उसमें क्या है, ब्राह्मणों का नाम जोड़ दिया गया, उनको रचयिता बता दिया गया। पुराणों में हमें 2 या 3 प्रकार की वंशावली मिलती है। पहली में क्या है, संतों की वंशावली है। ऐसी वंशावलियाँ जो शायद ज्ञान के तर्कसंगत प्रसार की प्रमाण थी, कुछ उपनिषदों और धर्मशास्त्रों से भी मिलती है। अन्य वंशावलियाँ शासकों की हैं। ये 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। पहली में कलयुग के आरंभ होने से पहले के लोग हैं, दूसरी में कलयुग के बाद राजाओं का वर्णन मिलता है। तो वंशावलियों के भी 2 प्रकार मिल रहे हैं। उसमें कौन कौन है, 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। तो फर्स्ट में क्या है, आम लोग हैं, जो कलयुग के आरंभ से स्टार्ट होता है और कलयुग के बाद में राजाओं का वर्णन है। सूर्य तथा चंद्र वंशावलियों का वर्णन करने वाली पहली श्रेणी में महाकालों के नायक शामिल हैं। दरअसल महाभारत का महत्वपूर्ण परिणाम घड़ने वाले युद्ध को मानव इतिहास में संकट के लिए एक मोड़ चिन्हित करने वाला पतन के युग की शुरुआत अर्थात कलयुग का आरंभ माना गया। यह सभी वंशावलियाँ, जो कुछ उदाहरणों में लगभग 5वीं सदी ईस्वी तक चली, भविष्यकाल में लिखी गई। उदाहरण के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर भारत पर शासन करने वाले गुप्त शासकों के बारे में एक श्लोक इस प्रकार से। तो क्या है, गुप्त शासकों के बारे में भी कुछ श्लोक मिलते हैं। प्राचीन काल में गुप्त वंश में जन्मे राजा इन सभी क्षेत्रों पर शासन करेंगे, जैसे गंगा के तट पर बसे प्रयाग, इलाहाबाद, साकेत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध। तो इसमें बताया गया है कि उस टाइम में गुप्ताज पीरियड में गुप्ताज जो लोग थे उनका क्या है, शासन पीरियड कहाँ तक था, उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। कुछ ऐतिहासिक अवसरों में जब या तो सत्ता के लिए उसे सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाते थे, तो उन स्थितियों में वंशावलियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती थी। यह स्पष्ट है कि वंशावलियाँ वास्तव में सही भी हो सकती हैं, फिर भी जहाँ तक कि अतीत की चुनिंदा घटनाओं और पूर्वजों पर प्रकाश डालती हैं, तो ये क्या है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखती हैं उस टाइम का। तो यह हमें उन परिस्थितियों का अंदाज़ा लगाने का अवसर देती हैं जिनमें एक पौराणिक अतीत की कल्पना करने या गढ़ने की रणनीतियाँ आवश्यक रही होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजसभा की परंपराएं, प्रशस्तियाँ मतलब किसी की प्रेज में लिखी गई जो लेख होते थे उनको प्रशस्तियाँ कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या है, हम कुछ प्रशस्तियों के बारे में जानेंगे जो राजा महाराजाओं के बारे में लिखी गई थी। तो अभी तक हम जिस साहित्य पर विचार कर रहे थे उनमें अधिकांश अपेक्षाकृत सरल संस्कृत पद में लिखा गया था। पद मतलब एक पोएम के रूप में रचा गया था, ना कि वो गद्य के रूप में। संस्कृत की सीमित पहुंच होने के बावजूद पुराणों और महाकाव्यों में इस बात की व्यवस्था है कि यह स्त्रियों और शूद्रों सहित लोगों को सभी श्रेणियों को सुनाए जा सकते, तो संभवतः सुनाए जाते थे जो संस्कृत पाठों की पहुंच से बाहर थे। तो हमने देखा था प्राचीन काल में जो वेद लिखे गए थे वो क्या है, शूद्र लोगों को और जो स्त्री जाति थी उसको सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये उस टाइम क्या है, संस्कृत बहुत ही उच्च वर्ग की भाषा थी, लोकल लोगों की लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, समय के अकॉर्डिंग चेंजेज आए और जो पुराण लिखे गए उनमें क्या है, स्त्री और शूद्रों को सुनने का अधिकार दिया गया, पढ़ने का अधिकार दिया गया और लोगों की उन तक पहुँच, आम जनता की पहुँच बन सकी। इसी समय पाठों की अन्य श्रेणियां भी जो संभवतः अधिक सीमित एवं संभ्रांत पाठकों के लिए थी, यह राजसभाओं से संबंध थे और पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए प्राय अन्य तरकीबों के साथ साथ रूपकों और उपमाओं के प्रचुर उपयोग के साथ अलंकृत संस्कृत में लिखे गए थे। इन पाठों के उदाहरण प्रशस्तियों या प्रशंसात्मक अभिलेखों और चरित्रों में भी मिलते हैं। ऐसे अभिलेख 4वीं शताब्दी ईसा में मिलने शुरू हुए।
यह अभिलेख अक्सर स्वतंत्र रूप से लिखे गए थे। तो फ्रेंड्स, चौथी शताब्दी में कौन सा युग आ जाता है? गुप्ताज पीरियड का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम क्या है, हमें राजा महाराजाओं के प्रेज में लिखी हुई प्रशस्तियाँ मिलती हैं। यह अभिलेख अक्सर स्वतंत्र रूप से लिखे गए थे, लेकिन यह अभिलेखों का अंग भी हो सकते हैं जिसमें राजकीय दाता की उदारता का कीर्तिमान अंकित हो। इन प्रशस्तियों में सबसे अधिक विख्यात समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहा जाता है। यह प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर अंकित है। इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, जो एक मंत्री भी था, साथ ही साथ में वो क्या है, उसका शांति विग्राहक मंत्री भी था, वो कई पदों पर था, साथ ही साथ में वो एक कुशल कवि भी था। तो हरिसेन के द्वारा रचित कौन सी प्रशस्ति थी? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स बनता है कि हरिसेन कौन थे, वो किसके राज दरबार में रहते थे और किस किस पद पर वो कार्यरत थे। तो हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे, साथ में एक कवि भी थे, और ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, और उन्होंने क्या है यहाँ पर उनके इतिहास लेखन का, उनका प्रशस्तियाँ लिखने का कार्य किया था। एक अन्य प्रसिद्ध प्रशस्ति शताब्दी ईस्वी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की है। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? एक चालुक्य शासक था। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय था, वो किससे बिलोंग करता था, कौन से वंश से बिलोंग करता था? तो चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। इस प्रशस्ति को रचने वाले कौन थे? रवि कीर्ति थे। तो जो अन्य प्रशस्ति रची है किसके संदर्भ में? पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में। तो उसको रचने वाले रवि कीर्ति थे। उन्होंने अपने कौशल की तुलना किससे की है? कालिदास और भैरवी से की है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, जो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी है उसके बारे में रवि कीर्ति ने, तो उन्होंने अपनी तुलना किससे की है? तो हमारे यहाँ जो कालिदास और भैरवी हैं उनसे उन्होंने अपनी तुलना की है। इसमें उसके सैन्य कारगुजारियों का वर्णन मिलता है। किसकी सैन्य कारगुजारियों का? पुलकेशिन द्वितीय का, जिसमें उत्तरी भारत के राजा को पराजित करना शामिल है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। रवि कीर्ति की रचना उस अभिलेख का हिस्सा है जिसमें यह भी वर्णित है कि कवि कैसे एक जैन शिक्षक को एक घर दान में देता है, एक स्कूल के लिए। आगे आते हैं, हम देखते हैं कि राजसभा की परंपराएं चरित। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये इतिहास लेखन हमारा प्राचीन काल का कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजसभा की परंपराएं चरित। राजसभाओं से संबंध लेखक की एक अन्य शैली चरित थी। चरित महान व्यक्तियों के जीवन और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा थे। तो चरित किसे कहते हैं? चरित क्या थे? उस टाइम के जो राजा महाराजा होते थे उनकी जो जीवन शैली होती थी, उनकी जो अचीवमेंट्स होती थी, उनका जो विवरण दिया जाता था वो चरित में इंक्लूड होता था। इन पाठों का विस्तार देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी रचना पूर्ण रूप से संभ्रांत वर्ग के लिए की गई थी। कुछ आश्चर्य की बात है कि प्रारंभिक चरित्रों में से एक चरित्र है बुद्ध चरित। ये किसके द्वारा रचित है? अश्वघोष के द्वारा रचित है। और कब रचा गया? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित रचना कौन सी है? बुद्ध चरित। और कब रची गई? ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। सन्यासी जीवन का चित्रण का दावा करने वाले कवि ने विस्तार पूर्वक राजसभाओं की विलासता का और स्त्रियों का विस्तृत वर्णन किया है। इस रचना के जरिए कुषाण की राजसभा का चित्रण किया गया हो। चरितों में सबसे अधिक प्रसिद्ध चरित कौन सा है? हरिश्चरित। और जिसके रचयिता कौन है? बाणभट्ट। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया कि हरिश्चरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। पहले हमने देखे कि
जो अशोक घोष ने किसकी रचना की, कौन सा चरित्र लिखा, भूत चरित्र लिखा। कब लिखा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा। तो हरिश्चरित्र किसने लिखा, इसके रचयिता कौन थे, बाणभट्ट थे। तो किसके बारे में रचित है हरिश्चरित्र, यह हर्ष के शासन काल के प्रारंभिक वर्षों का वृत्तांत देता है, उनको प्रस्तुत करता है। चरित्र के रचयिताओं ने अन्य कौशल भी अपनाए। हम देखते हैं कि पूर्वी भारत के पाल शासक रामपाल, तो रामपाल का कौन सा शासक था, पाल शासक था, पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था और उनका साम्राज्य कहाँ पर था, पूर्वी भारत में। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पाल डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला 11th और 12th सेंचुरी में कौन सा शासक था, रामपाल। का कीर्तिगान करने वाले कवि कौन थे, इनके बारे में किसने लिखा, संध्याकर नंदिनी ने रामचरित की रचना इस प्रकार की कि उसके प्रत्येक पक्ष की व्याख्या या तो महाकाव्य के नायक के जीवन या फिर उसके संरक्षक के संदर्भ में की जा सकती थी। समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन कहते हैं कि उनके पिता ने प्रतिद्वंदियों के दावों की उपेक्षा करते हुए उनका चयन किया। पुलस्केन अपने पूर्ववर्ती राजा का भतीजा था। तो समुद्रगुप्त क्या करते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन लिखते हैं कि उनके पिता ने क्या है, उनके जितने भी जो प्रतिद्वंदी थे, उनके सामने जितने भी समुद्रगुप्त के सामने जितने भी उत्तराधिकार के लिए कंपटीटर थे, उन सबको उनको इग्नोर करते हुए किसका चयन किया था, समुद्रगुप्त का चयन किया था, क्योंकि उसमें एक राजकाज चलाने वाले राजा के सभी गुण विद्यमान थे। और जो पुलिस्केन दीत्य था वो क्या है, पूर्ववर्ती जो राजा हुआ करता था उसका भतीजा था। और आगे हम देखते हैं हर्ष के बारे में जानते हैं कि जो हर्ष था वो हर्ष की जो मृत्यु, उसका भाई है उसकी मृत्यु हो जाती है, हर्ष का बड़ा भाई होता है, उसकी वजह से उनको सिंहासन मिलता है। तो सिंहासन के लिए कोई सीधा दावा नहीं था। तो संभवतः इन विस्तृत पाठों की संकल्पना किसी हद तक उन राजाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए उपायों के रूप में की गई जो अन्यथा असुरक्षित होते। अब हम देखेंगे कि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, कि हिस्टोरियंस के रूप में भी जाने जाते हैं, कौन है, कलन। और कलन ने कौन सी रचना रची, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, राजतरंगिणी, जो क्या है प्राचीन भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी तथ्य मिलते हैं वो क्या है, हमें एक तिथिवार, एक कर्मवार, एक कालानुक्रम घटना के अनुसार मिलते हैं। तो इसको क्या है, प्राचीन काल का एक ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि प्राचीन भारत में रची गई एकमात्र ऐतिहासिक रचना राजतरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी थी, जिसके रचयिता कलन थे 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स यहाँ से कि राजतरंगिणी की रचना किसने की, कलन ने की। और ये कब रची गई, तो 12th सेंचुरी ईसा में रची गई थी। एक तरह से राजतरंगिणी में कश्मीर का आदि युगीन समुद्र से भूमि की सृष्टि का वर्णन लिखा गया है। 8 पुस्तकें या तरंगे हैं और यह रचना पद में है। तो किस में की गई है, इसकी रचना पद में की गई है, ना कि गद्य में की गई है। पहली 3 तरंगों में कश्मीर की 7वीं शताब्दी ईसा तक का इतिहास है और चौथी से छठी तरंग में इसके आगे 11वीं शताब्दी का इतिहास है। अंतिम 2 तरंगों में जो सबसे अधिक लंबी और विस्तृत है में 12वीं शताब्दी का विवरण है। तो जो 3 तरंगे हैं उसमें क्या है, कश्मीर की जो 7th सेंचुरी है उसके इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन चौथी से छठी तरंग में क्या है, 11th सेंचुरी का इतिहास लिखा गया। और अंतिम जो 2 तरंगे हैं जो क्या है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हैं और साथ ही साथ क्या है, बहुत ही विस्तृत भी हैं, वो 12th सेंचुरी में लिखी गई है। रोचक बात
यह देखना है कि वृत्तांत का स्वर कैसे बदलता है। पहले खंड में रचयिता जो कि ब्राह्मण है और एक मंत्री का पुत्र है तथा संस्कृत का विद्वान है, एक तस्वीर बनाता है जो कि उसके दृष्टिकोण से एक आदर्श विश्व था जिसमें पुत्र अपने पिताओं के उत्तराधिकारी होते थे, जिसमें वर्णन और लैंगिक श्रेणी की परंपरा का कठोरता से पालन किया जाता था। हालांकि अगले 2 खंडों में विस्तार से बताते हैं कि इन नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ। कलन के अनुसार स्त्री शासकों का होना किसी संत्रास्त जैसा था। तो क्या है कि जो कलन है उसने क्या है स्त्री शासकों को एक नेगलेक्ट रूप से देखा है। जैसा कि स्पष्ट है आजकल के जो कुछ पाठक हैं भले ही उनके लेखन से सूचनाएं प्राप्त करें, लेकिन वह कलन के नज़रिए से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या है स्त्री शासकों का विरोध किया है। कलन के लेखन को जो बात बेजोड़ बनाती है वह उनका आरंभ में ही उन स्रोतों को बताना जिसकी मदद से वे आगे बढ़े। तो क्या है कि जो कलन द्वारा लिखी गई जो राज तरंगिणी है वो क्या है अपने आप में ही खुद बेजोड़ बनाती है, क्योंकि आरंभ में उन्होंने क्या जो स्रोतों को बताया है उनसे क्या है बहुत बड़ी मदद मिलती है। और साथ ही साथ क्या है यह भी सत्याभास हो जाता है और कल्पना के बीच को पहचानने का प्रयास करते हैं और भाग्य में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। और यह अधिकांश से नीति पर आधारित है जिसे लेखकों ने रहस्यमयी माना है। जो क्या है राज तरंगिणी लिखी है कलन ने वो क्या है ज़्यादातर किससे जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या है जो लेखक है उन्होंने इसको मिस्टीरियस या रहस्यमयी रचना माना है। प्रारंभिक रचनाओं पर अपनी समीक्षा में कलन अत्यंत कटु हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस रचयिताओं की रचनाएं त्रुटियों से भरी पड़ी थी और उसमें क्या है लेखन शैली का अभाव था। कलन अपने आप को कवि मानते थे। उनके अनुसार आदर्श एक कवि को दिव्य दृष्टि संपन्न और हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टि रचने वाले प्रजापति के समान शक्तिशाली होना चाहिए। तो कलन का अपने आप को क्या मानते थे, वो एक पोइट मानते थे। उनके अनुसार उनका मानना था कि एक कवि की जो दृष्टि होती है वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो क्या है एक सृष्टि का रचयिता है, प्रजापति के समान शक्तिशाली होना। इसके अलावा एक कवि की हैसियत से कलन ने संस्कृत भाषा की परंपरा की सीमा के भीतर जिसके अनुसार हर रचना में एक प्रमुख रस भावना भाव होना चाहिए। तो कलन ने माना है कि जो एक कवि है उसमें क्या है भावना रस होना चाहिए। रोचक बात यह है कि कलन की राजभाषा से स्पष्ट रूप से निकटता थी, लेकिन वह दरबारी या राजसभा के कवि नहीं थे। तो क्या है जो कलन थे वो दरबारी या राजसभा के कवि नहीं थे। अब हम आगे देखेंगे कि इतिहास लेखन की अन्य परंपराएं कौन कौन सी रही। जब इतिहास लेखन की अधिकांश परंपराएं राजाओं से जुड़ी हुई थी तब धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव में अन्य परंपराएं विकसित हुई। क्या है राजाओं के बारे में तो लेख लिखे जाते थे, साथ साथ ही क्या है धार्मिक संस्थाओं की परंपराएं भी विकसित हुई, धर्म से संबंधित लेख लिखे गए। इनमें क्या है बौद्ध जैन और हिंदू संस्थाएं शामिल थी, क्योंकि इनके सबके अपने अपने लेख लिखे गए। इनमें से प्राचीन बौद्ध परंपरा संभवतः आज सबसे अधिक जानी जाती है। तो वो कौन सी परंपरा है, बौद्ध परंपरा है। बौद्ध परंपरा को सबसे ज़्यादा क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि जैन परंपरा है उसमें क्या है कि जो रूल रेगुलेशन है नियम है उनका तप है, अहिंसा है और कठोर दिनचर्या का पालन करना क्या है बहुत ही कठोर है। लेकिन हमारे क्या है हिंदुओं में भी बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे, महंगे महंगे यज्ञ और बलि थे, तो लोग क्या है उससे भी परेशान हो चुके थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो क्या है एक
सिंपल धर्म था और सभी स्त्री पुरुषों को समान रूप से आने का अधिकार देता था। और वो साथ ही साथ क्या है, सब कुछ खाने पीने पर विश्वास करता था, उसमें किसी प्रकार की खाने पीने पर प्रतिबंध भी नहीं था। तो लोगों ने क्या है, बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया और ग्रहण किया। बौद्ध परंपराएं 3 बौद्ध परिषदों की सभाओं का उल्लेख करती हैं, जिनमें प्राचीन बौद्ध सिद्धांत और शिक्षाएं दर्ज की गई हैं। तो क्या है कि हम जानते हैं कि जो बौद्ध परिषदें हुई वो टोटल 4 हुई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीन तीन का जिक्र करता है। जो प्राचीन बौद्ध सिद्धांत और शिक्षाएं उनमें दर्ज की गई हैं। धीरे धीरे जब मठीय व्यवस्था सुदृढ़ हुई तब अधिक व्यवस्थित विवरण रखे गए और कालानुक्रम पद्धति अर्थात वर्षों को बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण के संदर्भ में चिन्हित करने की पद्धति विकसित की गई। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, जो बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ऐसे विवरणों का रख रखाव संभवतः अधिक आवश्यक हो गया, क्योंकि मठ समृद्ध संस्थाएं बन चुकी थी। तो जो बुद्धिस्ट लोग थे वो कहाँ पर निवास करते थे, मठों में रहते थे। मठों को गांव भूमि और अन्य सामान तथा नगद राशि भी संरक्षकों तथा राजाओं के धर्मदाय के रूप में मिलती थी। तो मठ किससे संचालित होते थे? गांव के लोग क्या है, भूमि दान करते थे लोगों को मठों को बनाने के लिए। जो राजा महाराजा बड़े बड़े लोग थे, राजा लोग थे, वो भी क्या है, बड़े बड़े मठ बनवाने के लिए अपनी संपत्ति देते थे। वो नेम एंड फेम दोनों प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मठों को संरक्षण मिला। ऐसे इतिहास श्रीलंका में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं, जहाँ शासन और मठों के बीच निकट संबंध था। यह संबंध दीपवंश और महावंश जैसे इतिवृत्तों में दर्ज किए गए हैं। तो उस टाइम पीरियड के लिखे गए जो क्या है, दीपवंश और महावंश उस टाइम के वो ग्रंथ है। अब हम देखेंगे तिथि निर्धारण पद्धतियाँ कि जो प्राचीन काल में जो तिथियां निर्धारण की गई हैं, उनको तिथियों को लिखने की क्या परंपरा थी, उनकी क्या इम्पोर्टेंस रही। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इतिहास में कालानुक्रम जानना आवश्यक है। तो हिस्ट्री को क्या है, हम जब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सभी कहते हैं इतिहास बोरिंग है, लेकिन हम क्या है, इतिहास को किसी न किसी चीज़ से, हर इवेंट को एक दूसरे से कोरिलेट करके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि इतिहास में कालानुक्रम जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस संदर्भ में प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाली तिथि निर्धारण पद्धतियों के प्रकारों की जांच करना महत्व रखता है। कई शताब्दियों तक प्रचलित रही और प्राचीन पद्धतियों में से एक पद्धति थी जिसमें शासन वर्षों का प्रयोग किया जाता था। यह वह पद्धति थी जिसमें राजा शासन शुरू करने के वर्ष को पहला वर्ष मानते हुए अपने अपने शासन के वर्षों का हिसाब रखते थे। तो राजा लोग क्या है, अपने शासन वर्ष, अपने टाइम पीरियड की तिथि अंकित करवाते थे, उसके अकॉर्डिंग अपने इतिहास में वो हिसाब रखते थे। तो उसी टाइम पीरियड से तो हमें पता चलता है कि किस राजा का कितना शासन पीरियड रहा, उसने कौन कौन से कार्य किए उस टाइम में। तो ये सब हम तिथियों के अकॉर्डिंग ही पता लगाते हैं। तो तिथियों का भी क्या है, जो प्राचीन इतिहास में है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। यह वह पद्धति थी जिसमें राजा शुरू करने के वर्ष को पहला वर्ष मानते हुए अपने अपने शासन के वर्षों का हिसाब रखते थे। जैसे यह पद्धति मौर्य शासक अशोक ने अपनाई थी। तो मौर्य जो शासन था उसका फाउंडर कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया गया है? मौर्य शासक अशोक का दिया गया। तो उन्होंने भी क्या है, इस जो तिथि निर्धारण की पद्धति थी उसको अपनाया था। जैसे यही पद्धति मौर्य शासक अशोक ने अपनाई थी। अशोक ने अपने अभिषेक पवित्र जल से स्नान की तिथि को शासन का शुरुआती
माना था। जब राजा अशोक का अभिषेक किया गया तो उसी समय से उसने अपने शासन की शुरुआत मानी है। हमें उनकी 13वीं प्रमुख राज आज्ञा के शिलालेख से मालूम होता है कि उन्होंने कलिंग पर धावा बोला था। तो उनका जो राजा अशोक का क्या है, हमें 13वां कलिंग शिलालेख मिलता है, उससे पता चलता है, उसमें कलिंग के बारे में पता चलता है। उन्होंने कलिंग पर लड़ाई लड़ी और उस पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा राजवंश आधारित युग विकसित किए गए थे। इस पद्धति का सबसे ज्ञात उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। इसकी शुरुआत 320 ईस्वी में की गई है। तो गुप्त पीरियड की शुरुआत कब मानी गई है? 320 ईस्वी में मानी गई है। यह वह समय था जो सबसे महत्वपूर्ण गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के लिए निर्दिष्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वंशावली मिलती है उसमें सबसे पहले श्रीगुप्त होता है, फिर घटोत्कच होता है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या सबसे पहले किसको बताया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को बताया गया है। रोचक बात यह है कि इस युग की गणना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से पूर्ण रूप से प्रभावित मानी गई है। मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली गुप्त शासक किसको माना गया है? इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात जिस दिन से उसे शुरू होता है उसके 80 वर्ष बाद गणना आरंभ हुई। स्पष्ट है कि गुप्त राजाओं ने पकड़ मजबूत करने के बाद ही काल गणना आरंभ की और सत्ता पर अपने दावे को अतीत में उतनी दूर तक ले गए जहां तक संभव था। इसके अलावा अब हम देखते हैं विक्रमी संवत कब हुआ? 1858 शताब्दी ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 शताब्दी ईस्वी। ऐसे अन्य युग हैं जो लगभग 2 सहस्त्राब्दियों तक बने रहे। तो विक्रमी संवत कब चलाया गया? तो यहाँ पर भी एक फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता है। जो विक्रमी संवत है वो क्या है? 58 ईस्वी पूर्व में चलाया गया, और जो शक संवत है वो 78 ईस्वी पूर्व में चलाया गया था। तो आपने अपने ये दोनों ही क्या है संवत अपनी अपनी जगह दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये दोनों संवत भी संभवतः राजसी मूल से हैं, लेकिन कौन से राजाओं से संबंध है इस पर सर्व सहमति या तो कम है या एकदम नहीं है। विक्रमी संवत विशेषकर इस दृष्टिकोण से भ्रामक है कि प्राचीन भारत में कई राजाओं ने विक्रमादित्य पराक्रम का सूर्य नाम अपनाया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो हिंदू शासन में जो शासक हुए हैं वो 14 राजाओं ने क्या है विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। तो यह बता पाना क्या है असंभव है कि जो क्या है हमारा विक्रमी संवत था वो किसने शुरू किया था। सुनिश्चित करने का कोई जरिया नहीं है इनमें से किसने आज के प्रचलित संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत विविध रूप से सबसे अधिक प्रख्यात कुषाण शासक कनिष्क के काल से मानी जाती है। तो शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 शताब्दी ईस्वी में, और किसने शुरुआत की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। यह याद रखना आवश्यक है कि कुषाण और शक दोनों ही क्या है मध्य एशिया की विभिन्न जन समूह थे, मतलब मध्य एशिया से आने वाली जातियां थी, जो संभव दिखाता है कि यह कि शक शब्द विदेशियों के लिए एक जातिगत शब्द के रूप में और कुषाणों के रूप में होने वाले युग के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। अब हम सारांश रूप से देखते हैं कि यह स्पष्ट है कि इतिहास का बोध यदि हमें अतीत के बारे में जानकारी से लें तो प्राचीन भारत में भली भांति विकसित था। काल की गणना करने की कई पद्धतियाँ थी जो सामान्य रूप से प्रचलित थी। हम
ऊपर देख चुके हैं इन सब के बारे में। ऐसे अभिलेख पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे। अभिलेखों और पाठ विषयक परंपराओं से हम जान सकते थे अतीत के बारे में विशिष्ट वर्ग क्या सोचता था और लेखन के विशिष्ट कौशलों के जरिए उसका उपयोग दुरुपयोग करने के प्रयास किस तरह करता था। इसमें उदार संरक्षक के नाम और कार्य दर्ज होते थे, जैसे वैदिक दान स्तुतियों में वंशावलियों की रचना भी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार हो सकती थी। बहुत ही मौलिक तरीकों से उनका विस्तार भी किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त शासकों की हैसियत के दावे करने के लिए विशिष्ट विधाएं भी विकसित की गई थी, जैसा कि प्रशस्तियों और चरित्रों से स्पष्ट होता है। इसके अलावा अन्य परंपराएं भी मौजूद थी। कलहन की राजतरंगिणी हालांकि राजाओं के लिए उनके बारे में थी, फिर भी उनका तेवर और उनकी शैली अलग थी। तो इन सब के बारे में फ्रेंड्स क्या है हम ऊपर भी जान चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, साथ में पसंद भी आया होगा। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है फ्रेंड्स। मुझे प्लीज़ लाइक तथा सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।